गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बहुत अच्छा और इंटरेस्टिंग टॉपिक आज हम शुरू करने जा रहे हैं। एक नए चैप्टर के साथ आज फिर हम लोगों की मुलाकात है। चैप्टर प्लांट किंगडम। हम जानवरों के बारे में जानेंगे। इसके बाद में दुनिया भर के सारे ऑर्गेनिज्म के बारे में हमने जानने की कोशिश की। कौन कैसा है, समझे। आज स्पेशली प्लांट के बारे में जानेंगे। अभी तक हमने जिनके बारे में जाना, ना तो वो पौधे थे, ना वो एनिमल थे, वो प्रोटिस्ट थे, वो मोनेरा थे। बात समझ में आ रही है आप? वो फंगस थे। यानी दुनिया में ऐसी भी चीजें हैं जो पौधे नहीं है, जो एनिमल नहीं है, लेकिन वो हैं, वो लिविंग है, जिन्हें हम खाते हैं, जिनके साथ हम रहते हैं। उनमें बैक्टीरिया थे, उनमें वो मशरूम थी जिसकी मशरूम मटर की सब्जी बना के बड़े आनंद से खाते। कहते हैं कि भैया हम मशरूम मटर की सब्जी खा रहे हैं, लेकिन वो सब्जी तो थी ही नहीं, वो तो फंगस था। ऐसे बैक्टीरिया जो बीमारी कर रहे थे वो पढ़ लिए, ऐसे बैक्टीरिया जो फायदेमंद थे वो पढ़ लिए। ऐसे वायरसेस जो ना जिंदा थे, ना मरे हुए, ना लिविंग थे, ना नॉन लिविंग थे, डेड की तो बात ही छोड़। जो चीज जिंदा नहीं है उसे कैसे मार दें? वायरसेस जब जिंदा ही नहीं है तो कोरोना के वायरस को आखिर मार कैसे दें? सोचने वाली बात है। नहीं मार सकते, डैमेज करने की कोशिश कर सकते हैं। नॉन लिविंग थिंग तो डैमेज ही की जा सकती। आज अपने आसपास की सराउंडिंग्स वाले पौधों की जानकारियां लें, कैसे इनका क्लासिफिकेशन हुआ। एक दिन नवा नवा चैप्टर आपके सामने, बेहतरीन वाला, बॉटनी का। मेरे बच्चों, शुरुआत से ही, जब से ये दुनिया शुरू हुई, साइंस नई नई चीजों के बारे में खोज करती रही। और जब भी हम शुरुआती साइंटिस्ट का जिक्र करते हैं तो एक इंसान ऐसा है जिसकी जानकारियां बहुत बार बार, जिनका नाम हिंदी में अरस्तु और इंग्लिश में एरिस्टोटल कहते हैं। एरिस्टोटल। तो ये वो ज्ञानी महोदय हैं जो सबसे पहले हर चीज की जानकारी देने की कोशिश करते थे, भले ही वो गलत हो या सही। भले ही गलत हो या सही। तो आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं बेटी प्रियंका? यस सर। ग्रेट। आपको मेरी आवाज आ रही है, दैट्स ग्रेट। बीच में क्वेश्चन पुटअप भी कर सकते हैं। तो अरस्तु यानी एरिस्टोटल ने पूरी दुनिया के, पूरे संसार के पौधों को दो तीन कैटेगरी बना दी। छोटे वाले, उससे बड़े वाले, और सबसे बड़े वाले। कि देखो भैया, पौधे तीन तरह के होते हैं, जिन्हें हर्ब, श्रब और ट्री कहते हैं। कमाल का क्लासिफिकेशन। हम तो पढ़ पढ़ के थक गए कि और कौन कौन से टाइप होते हैं। ये भाई साहब जो उस समय के वैज्ञानिक थे, इन्होंने यहीं पे मैटर क्लोज कर दिया। तीन टाइप बता, यहीं पे नहीं रुके। उन्होंने जानवरों और एनिमल्स को भी बदल दिया। एनाइमा, एनाइमा, आरबीसी वाले और बिना आरबीसी वाले, अंडर प्रेजेंस ऑफ द आरबीसी, रेड ब्लड और विदाउट रेड। ये दो ही तरह के जानवर हैं दुनिया में। उन्होंने नहीं कहा कि चिड़िया अलग है, गधा अलग है, चूहा अलग है, नहीं कहा। उन्होंने कहा दो ही तरह के हैं, एक में आरबीसी पाई जाती है, एक में नहीं पाई जाती। जैसे मच्छर नहीं पाई जाती, खून नहीं होता मच्छर में। चलिए, ये वो भाई साहब थे, लेकिन हमारे यहाँ के, मैं अपने साइंटिस्ट की एक का जिक्र यहाँ पे मैं जरूर करूंगा। भारत के महान साइंटिस्ट, चरक, फादर ऑफ आयुर्वेदा,
उन्होंने 200 एनिमल्स को लिस्टेड कर दिया और 340 तरह के पौधों को लिस्टेड कर दिया, जिसको चरक संहिता कहा गया। वो पूरे के पूरे 340 पौधे ऐसे पौधे थे जिनसे कोई ना कोई दवा बनाई जाती, आज की डेट में भी बनाई जाती है। अगर किसी को हार्ट प्रॉब्लम है तो चरक ने उस समय हजारों साल पहले, 100 साल पहले कह दिया था कि अर्जुन नाम का जो पौधा है उसकी छाल निकाल के उबाल के पानी में पी लो, कभी हार्ट अटैक नहीं होगा। और ये सच है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल होगा, ये सच है। बहुत जबरदस्त बात है चरक की, लेकिन हम क्यों चरक की बात मानेंगे भाई? हम तो अंग्रेजी की बात मानेंगे। हमें तो अरस्तु की बात माननी है। सिर्फ 3 तरह के पौधे, छोटा बड़ा उससे बड़ा। बुरा लगता है कभी कभी, हमारी भारतीय पद्धतियां पिछड़ गई। आपको बुरा नहीं लगता क्या तन्नू ये? डर लगता है। मेरे बच्चों, चरक की मैंने भले ही बात कर दी, लेकिन मुझे अपने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सब कुछ बताना होगा। एनसीईआरटी, सीबीएसई और ये नई साइंस के अकॉर्डिंग सारे के सारे पौधों को क्लासिफाई किया गया। 2 तरह के क्लासिफिकेशन हमारे पास आए, जिनमें एक क्लासिफिकेशन फेल हो जाएगा, दूसरा क्लासिफिकेशन चलेगा। पहला क्लासिफिकेशन, जिसका नाम है आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, सबसे पहले आर्टिफिशियल सिस्टम दिया जाएगा। अब ये आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन क्या है? कोई पौधा पानी में रहता है, कोई पौधा जमीन पे रहता है, कोई पौधा देखने में छोटा है, हरा है, किसी पौधे पे फल आते हैं, किसी पौधे पे कांटे लगे हुए हैं। इनकी मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी का मतलब है दिखने में कैसे हैं। इनको कुछ थोड़े से करेक्टर के आधार पे अलग अलग डिवाइड कर दिया गया। इसे आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन कहते हैं। इस अभी जो अरस्तु ने दिया था, छोटा बड़ा और बड़ा, तो ये आर्टिफिशियल ही हुआ ना, शेप के आधार पे कर दिया। क्या मैं सही कह रहा हूं सरोआ? यस सर। ओके, आर्टिफिशियल। अरिस्टोटल ने आर्टिफिशियल दिया और उनको पूरे बायो का पिताजी कह दिया गया, फादर ऑफ बायोलॉजी। थियोफ्रेस्टस ने आर्टिफिशियल दिया और उनको भी फादर ऑफ बॉटनी कह दिया गया। उनके अगले वाले जो शिष्य थे उन्होंने भी दिया, प्लिनी और जॉन रे, यहां तक कि लीनियस ने भी दिया, वो भी आर्टिफिशियल था। और सब लोगों ने माना आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। तो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन कंसीडर ओनली ए फ्यू करेक्टर एग्जाम्पल। हैबिट, पौधे की हैबिट कैसी है, पौधे का कलर कैसा है, पौधे के अंदर कितनी पत्तियां लगी हुई हैं, 5-5 पत्तियों के ग्रुप वाले पौधे एक तरफ, अलग अलग तरह की लीफ के ग्रुप वाले पौधे एक तरफ। उनमें एंड्रोशियम कितने हैं, किसी में 10 एंड्रोशियम है, तो किसी में 5 है, तो किसी में ढेर सारे इन्फिनाइट एंड्रोशियम है। उनके आधार पे उनको बांट दिया गया। लिनियस का क्लासिफिकेशन इनमें बेस्ट माना गया और इसको बाद में फेल सिद्ध कर दिया गया, क्योंकि इक्वल वेटेज वाज गिवन टू वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल करेक्टर। सेक्सुअल करेक्टर पर वातावरण का प्रभाव नहीं पड़ता। सेक्सुअल करेक्टर यानी स्पर्म, सेक्सुअल करेक्टर यानी ओवा जो आपके अंदर है, वो हमेशा ऐसे ही रहेंगे, वातावरण उस पर प्रभाव नहीं डालेगा। अगर आप धूप में निकलोगे तो शरीर काला हो सकता है, अगर आप ज्यादा लेबर कर रहे हो तो एग्जॉस्टेड हो सकता है, ज्यादा ठंड में अलग प्रभाव, ज्यादा गर्मी में अलग प्रभाव पड़ सकते हैं। जो हमारे करेक्टर दिखाई देते हैं बाहरी, इनको वेजिटेटिव करेक्टर कहते हैं। तो वेजिटेटिव करेक्टर वातावरण से प्रभावित हो सकते हैं। द वेजिटेटिव करेक्टर कैन बी अफेक्टेड विद एनवायरमेंटल फैक्टर्स, बट सेक्सुअल करेक्टर नॉट। एम आई राइट? यस सर।
आर यू गेटिंग मी स्टूडेंट्स, माय किड्स? आपको समझ में आ रहा है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं? यस सर। इसके बाद नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का जिक्र किया, जिसको 2D सिस्टम भी कहा जाता है। हॉरिजॉन्टल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग तरीके से इसमें जानकारी दी। नेचुरल सिस्टम में दो ऑर्गेनिज्म, दो तरह के पौधे के बीच में समानताएं देखी गई, और बेस्ड ऑन द नेचुरल एफिनिटीज अमंग द ऑर्गेनिज्म कंसिडर्ड लार्ज नंबर ऑफ कैरेक्टर। नेचुरल में ढेर सारे कैरेक्टर को स्टडी किया। पहला मॉर्फोलॉजी, देखने में कैसे, हर्ब को हर्ब में रख दिया गया, श्रब को श्रब में रख दिया गया, ट्रीज को ट्रीज में रख दिया गया, सबको अलग अलग कर दिया। दूसरा एनाटमी, एनाटमी का मतलब है कि अंदर से फंक्शन कैसा है ऑर्गन्स का, हर किसी को उनकी एनाटमी के अलग अकॉर्डिंगली भी अलग अलग रखा गया। तीसरा एम्ब्रियोलॉजी, उनके अंदर एम्ब्रियो बनने की स्टेजेस क्या क्या है, एम्ब्रियो कैसे बनता है, उसके आधार पे भी उनको कैटेगराइज किया गया। यहां तक उनका अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेल भी ध्यान में ले लिया गया। सेल के आधार पे उन्हें अलग किया गया। सेल को तो छोड़िए, फाइटोकेमिस्ट्री यूज कर दी, प्लांट्स के केमिकल्स के आधार पे उनको अलग कर दिया गया। और ये सब करने वाले थे बैंथम एंड हुकर। तो बैंथम एंड हुकर का जो सिस्टम है, नेचुरल सिस्टम, उसको फॉलो किया गया। मैं भी यहां पे उसको फॉलो। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, you know well now. नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, you know well now. कौन सा बेटर है, क्या आप मुझे बताएंगे ईश? यस सर। कौन सा सिस्टम बेटर है, आर्टिफिशियल या नेचुरल? सर नेचुरल। दैट्स ग्रेट। प्रियंका, आप मुझे सुन रही हैं? तो बताइए, आर्टिफिशियल में किस चीज पे ध्यान दिया गया, बाहरी करैक्टर पे या अंदरूनी करैक्टर पे? शायद नहीं है। हर्ष? सर एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। बिल्कुल सही जवाब, आपकी बात से मैं एग्री हूं। ध्रुव, आपको कोई कंफ्यूजन? सर अरे यस का है या नो का है? सर नो का है। अब मेरा अगला क्वेश्चन आता है, वाई वेजिटेटिव करेक्टर, एक तो वेजिटेटिव करेक्टर है, दूसरा नेचुरल करेक्टर, इन दोनों को इक्वल वेटेज दिया जा रहा था। वाई इक्वल वेटेज टू वेजिटेटिव एंड द सेक्सुअल करेक्टर आर नॉट एक्सेप्टेबल? क्यों नहीं स्वीकार्य है कि दोनों को इक्वल वेटेज सर दिया जाए? क्योंकि वेजिटेटिव से अफेक्ट हो सकती है, सेक्सुअल अफेक्ट नहीं होंगे। Very good. Vegetative character can be affected by the environmental factor, but the sexual character not. Is that clear? शाबाश। इसके बाद अब यहाँ पे तो आपको आर्टिफिशियल समझ में आता है ना, यहाँ पे आपको नेचुरल समझ में आता है ना। यहाँ पे वेजिटेटिव वाला और आर्टिफिशियल को वेटेज नहीं मिलेगा, वो फेल क्यों हो गया, समझ में आता है ना? यस और नो? यस सर। क्लियर मानू? हेलो? यस सर। ओके। एक क्लासिफिकेशन बाद में हो रहा है जिसको हम फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन कहते हैं। इसमें ये बता गया कि जो भी सेम टैक्सा हैं उनके एंसेस्टर सेम हैं,
हमने जो क्लासिफिकेशन लिया है उनका आपस में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पर लिया है, इवोल्यूशन के आधार पर लिया है। एंसेस्टर्स में इवोल्यूशन होता गया, हम चिंपैंजी से इंसान बनते चले गए, डायनासोर से आज तक की लोग की जनरेशन आ गई, इवोल्यूशन हुआ। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन का मतलब सीधा सीधा इवोल्यूशनरी क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप of the organism. Is that clear? इसका मतलब होता है जितने ऑर्गेनिज्म सेम टैक्सा में होते हैं उनका एक कॉमन एंसेस्टर रहा हो। सर इस चीज को हम क्लासिफाई कैसे करेंगे? मेरे बच्चे, तू शकल सूरत से देखने में बहुत गोरा है, अफ्रीका वाले बहुत काले हैं, तेरे से भी गोरे रसिया में बैठे हुए हैं, तो चाइनीज ऐसी ऐसी आंखों वाले हैं, नेपाली अलग तरह के हैं, सारे अलग अलग तरह के हैं, लेकिन हम सब ह्यूमन हैं। हमारा एक टैक्सा है ह्यूमन का, लेकिन सब एक टैक्सा में है। इसलिए फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हमारा एंसेस्टर सेम रहेगा, कॉमन। और वो कौन थे? वो अफ्रीकन थे। अफ्रीका से हमारी उत्पत्ति हुई है, तब बाद में क्लासिफाई रेसिस के आधार पे किया गया। तेरा धर्म ये, मेरा धर्म ये, तू ये, मैं ये। बात समझ में आ गई? यस सर। अभी किसी बच्चे ने दोबारा से ज्वाइन किया। प्रियंका, आप आ चुकी दोबारा से? नहीं, यस सर। बीच बीच में आप ना डिस्टर्ब हो जाते, आपका वो नेटवर्क इश्यू होता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपसे रह जाता है। तो बिटिया रानी, मैंने आपको बताया जितने भी इंसान आज दुनिया में नजर आते हैं उन सब के पूर्वज, सबसे पहले जो इंसान धरती पर आया वो अफ्रीका में आया, और वहां से फैलते फैलते आज चाहे हम भारतीय हों, लेकिन हम नीग्रो से बने हुए। ध्रुव के अचंभित करने वाली बात नहीं है, तुम्हें बुरा नहीं लगेगा? मेरे दादा के दादा के दादा के दादा के दादा के दादा का दादा अफ्रीकन छल्ले वाले कालों वाला था, जबकि तू तो ऐसा स्वीट बॉय है। सर कोई नहीं, पुराना जमाना था। बिल्कुल सही जवाब है, कह रहा है कोई नहीं। सर इसके बाद में हम फिजियोलॉजी। इसमें, हाँ, यस, एनी क्वेश्चन? यस सर। सर फिजियोलॉजी और मॉर्फोलॉजी में डिफरेंस क्या है? फिजियोलॉजी इज द वर्किंग, मॉर्फोलॉजी इज द अपीयरेंस, एनाटॉमी इज द इंटरनल अपीयरेंस। आप बाहर से जो नजर आ रहे हो वो मॉर्फोलॉजी है, आप जो अंदर से नजर आ रहे हो वो आपकी एनाटॉमी है, जो आपके काम हो रहे हैं, फंक्शन हो रहे हैं, वो फिजियोलॉजी है। हाँ, क्या पूछ रहे थे बेटे? क्या पूछ रहे हो? सर यही। अरे क्लियर हो गया तो थैंक यू बोलो यार। थैंक यू सर। गला सुखा दिया है, सुबह से 6 बजे से बैठ के पढ़ा रहा हूं यार। इसके बाद हम इस क्लासिफिकेशन में, अभी मैंने फाइलोजेनेटिक का जिक्र किया, उसके बाद न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन आता है। ये कंप्यूटर पे बेस्ड है, क्योंकि सारा डाटा कंप्यूटर में है। हंड्रेड्स ऑफ करेक्टर कंप्यूटर में डाल रखे हैं न्यूमेरिकल कंडीशंस में, और उनको असाइन कर रखा है, अलग अलग नंबर दे रखे हैं, कोड दे रखे हैं। और वो कोई एनिमल हमने डाला तो उसके 10 करेक्टर लिखे, कंप्यूटर तुरंत असाइन कर देगा ये वाला एनिमल उस करेक्टर को बिलोंग करते हुए उस टैक्सा का है। इज दैट क्लियर? न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। यस सर। अगला वाला साइटो टैक्सोनॉमी की बात करेंगे। साइटो का मतलब होता है सेल, और टैक्सोनॉमी का मतलब होता है क्लासिफिकेशन। तो साइटोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होगा, सेल में क्या क्या डिफरेंस है, सेल का साइटोप्लाज्म कैसा है, सेल का प्रोटोप्लाज्म कैसा है, सेल का न्यूक्लियस कैसा है, सेल पे सेल वॉल है या नहीं, सेल की सेल मेम्ब्रेन कैसी है, वो काइटिन की बनी हुई है, वो पैक्टिन की बनी हुई है, वो सेल्यूलोज की बनी हुई है। ये सारी की सारी चीजें साइटोटैक्सोनॉमी में पढ़ेंगे। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? हर्ष, जल्दी से खुश होके हाँ बोलो। यस सर। अरे भाई, इतनी सारी चीजें समान है तो क्या आपके अंदर कुछ केमिकल समान नहीं है? तेरा खून मेरा खून एक जैसा, तेरा कोई हरा थोड़ी, अरे दोनों का ही लाल लाल ही होगा।
ये केमिकल है, केमिकल के आधार पर जो क्लासिफिकेशन हो उसे कीमोटैक्सोनॉमी कहेंगे। Uses similarity in the chemical composition of the organism। बात समझ में आ गई? यस और नो? यस सर। मेरे बच्चों, प्लांट किंगडम की शुरुआत कर रहा हूं। पहला दिन तो इंट्रोडक्टरी टॉपिक होता है, दिमाग के अंदर घुसा होना। आपका दिमाग आप 94% यूज नहीं कर पा रहे हो। 6% में भी आपके में 3% में फालतू की बातें घुसी हुई हैं। सिर्फ 3% में पढ़ाई की बातें एंट्री करती हैं, वही आपका कैरियर बनाता है। 100% में से 3% अपने भविष्य के लिए शर्म की बात है। उसी 3% को जगाने के लिए पहले ही इंट्रोडक्टरी क्लास में मैं आपको बता रहा हूं पौधों के बारे में, और कह रहा हूं प्लांट किंगडम is composed of multicellular photoautotrophic organism, जिनके अंदर बहुत सारी सेल होती हैं और वो लाइट की प्रेजेंस में अपना खाना बना सकते हो, जिनके अंदर सेल वॉल हो सेल्यूलोज की बनी हुई, और वो इनडेफिनेट टाइप की ग्रोथ कर सके, जिनकी ग्रोथ पे कंट्रोल नहीं हो, और उनका रिजर्व फूड मेनली क्या होता है? फटाफट बोलने वाला बच्चा बहुत होशियार माना जाएगा। शाबाश। रिजर्व फूड ऑफ प्लांट इज स्टार्च। तो ये 5 कैरेक्टर जिसमें है वो पौधा है। बात समझ में आ गई आपको? मल्टीसेल्युलर, फोटोऑटोट्रॉफिक, सेल वॉल मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, इंडेफिनिट ग्रोथ, एंड रिजर्व फूड इज स्टार्च। किंगडम प्लांटेई को फिर अलग अलग ग्रुपों में बांट दिया गया है, क्योंकि पौधे भी अलग अलग तरह के होते हैं, जिनमें हम पहला पढ़ेंगे एल्गी, फिर पढ़ेंगे ब्रायोफाइटा, फिर पढ़ेंगे टेरिडोफाइटा, फिर पढ़ेंगे जिम्नोस्पर्म, फिर पढ़ेंगे एंजियोस्पर्म। सबसे पहले एल्गी, जो पानी में रहने वाले पौधे। काई हरे रंग की जिसपे पैर स्लिप हो जाता है उसे एल्गी कहते हैं। एल्गी बहुत दिनों तक जब पानी में रही, बोली नहीं जी हम तो बाहर जाके रहेंगे। तो एल्गी ने क्या किया, उन पौधों ने बाहर आने की कोशिश की, और अब वो जमीन पर भी रहने लगे। जरूरत के लिए पानी में चले जाएं, जरूरत के लिए बाहर आ जाएं। ऐसे पौधों को ब्रायोफाइटा कहा। जो 2 तरह का जीवन जीते हैं उन्हें एम्फीबियन कहते हैं। एम्फीबिया जैसे मेढक पानी में रहता है और जमीन पर भी रहता है। तो प्लांट किंगडम के एम्फीबिया कौन हुए? ब्रायोफाइटा, मार्केंशिया, रिक्शिया, इनके नाम एग्जाम्पल है। तो बताइए फटाफट से, ब्रायोफाइटा क्या कहलाए? एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। बहुत सही किंगडम। जवाब। जब प्लांट किंगडम डेवलप हो गया, सर एल्गे सिर्फ है पानी बेटा? पे ही होता है? एल्गे सिर्फ यस, पानी पे ही होता है? जहां मॉइस्ट पानी बहुत ज्यादा हो। ये दीवार पे भी पानी होगा ना बरसात का इकट्ठा, उसमें भी हो जाएगा। इसके बाद ये और डेवलप होने लगे। इन्होंने कहा तो जमीन पे खड़ा होना सीखेंगे, क्योंकि ब्रायोफाइटा खड़े नहीं होते थे। ब्रायोफाइटा में रूट नहीं थी, ब्रायोफाइटा में स्टेम नहीं था, ब्रायोफाइटा के अंदर लीफ नहीं थी, उनके अंदर फ्लावर नहीं थे। फिर वो किस तरह के पौधे हो गए? उन्होंने कहा ले आएंगे। खड़े होना शुरू हुए तो वेस्कुलर बंडल भी उनमें बढ़ेंगे, जाइलम भी आएगा और फ्लोएम भी आएगा। टेरिडोफाइट की फॉर्मेशन हुई। तो सबसे पहले सबसे आसान सबसे सिंपल तरह के पौधे एल्गी हैं। उनसे थोड़ा कंपोज कर दो तो क्या हो जाएगा? ब्रायोफाइटा। उनसे थोड़ा और डेवलप कर दो तो फिर क्या आ जाएगा? टेरिडोफाइटा। और उनसे विकसित हुए जिम्नोस्पर्म, नेकेड सीडेड। जिम्नो मतलब नेकेड, सीडेड जिनके बीज दिखाई दे सकते हैं, जिन पे फूल फल ना हो। और उनसे डेवलप हुए सबसे हाईएस्ट कैटेगरी के प्लांट, जिनका नाम एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म वो जिसके बारे में, पौधे के बारे में जो कुछ सोचो वो उसमें मिल जाए। उसमें स्टेम हो, उसमें लीफ हो, उसमें फ्लावर हो, उसमें सब कुछ हो, वो एंजियोस्पर्म कहलाते। बात समझ में आ गई? एंजियोस्पर्म समझ में आ गया?
5 कैटेगरी पढ़ेंगे प्लांट किंगडम में, समझ में आ गया? आइसलर EICHLER 1883 ने प्लांट किंगडम को 2 हिस्सों में बांट दिया भाई। देखो भैया, प्लांट 2 तरह के होते हैं, एक में तो फूल आते हैं और एक में फूल नहीं आते हैं। अरे यार, कितने में बांटोगे, दिमाग खराब करके। जिनमें ये नहीं आते वो क्रिप्टोगैमस, जिनमें आते हैं वो फेनेरोग्राम, फेनेरोगैम्स, क्रिप्टोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स जो होता है ये एब्सेंस ऑफ सीड और प्रेजेंस ऑफ सीड के आधार पर बताया जा रहा है। क्रिप्टो मतलब हिडन, गेमस मतलब मैरिज, हिडन मैरिज। डिटेल में मैं इसमें जाऊंगा। लोअर प्लांट होते हैं जिनके सेक्स ऑर्गन आर हिडन इन सीड एंड फ्लावर आर एब्सेंट। इन फूलों में, इन पौधों में फूल नहीं आते। कौन कौन से थे? वो एल्गी थे, वो ब्रायोफाइटा थे, वो टेरिडोफाइटा थे, जो मैंने 3 कैटेगरी की। अब फूल वाले पौधे आएंगे जिसको फेनेरोगैम्स कहा करते हैं। लास्ट 2 कैटेगरी, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, इन पर फूल आते हैं। फेनेरो मीन्स विजिबल और गैमस मीन्स मैरिज। आप ये वाली बात जानते हो। ये हायर प्लांट होते हैं जिनके सेक्स ऑर्गन आराम से दिखाई देते हैं। एक फूल का सेक्स ऑर्गन, एक पौधे का सेक्स ऑर्गन, उसमें भी ओवरी होती है, उसमें वो भी बच्चे देता है, उसमें भी स्पर्म लाइक होती है, जैसे एंथेरोसाइट कहते हैं। अब मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। पौधे बड़े मिस्टीरियस है, 100 मीटर तक लंबा और इतना छोटा भी हो सकता है, आँखों से दिखाई ना दे, आँखों से दिखाई ना दे, और उसमें फूल हो, उसमें स्टेम हो, उसमें रूट हो, उसमें लीफ हो, दुनिया भर के सारे प्लांट के कैरेक्टर, और आंखों से दिखाई ना दे, इतना छोटा। प्रियंका क्या कहती हो, कोई ऐसा पौधा हो सकता है जिसमें फूल, रूट, स्टेम, लीफ, और वी कांट सी विद आवर नेकेड आईज, just can see with the help of the microscope? Have you ever studied about this type of the plant? Please answer yes or no. I need the answer. No. Oh, it's okay. No problem at all if you don't know. Okay. So, Dhruv, it's your right chance now. You have to give the right answer. Sir, yes, maybe Bougainvillea. No, you are just giving the wrong answer, but your yes is right. Now, Harsh, this is your chance to give the right answer. A plant we can't see with the naked eyes, having all the root, stem, and the flower as well. Any student? Any Yeah. student? Oh, that's great. किसने बताया ये? सही जवाब था, जिसका नाम है वुल्फिया। माइक्रोस्कोप से देखते हैं ऐसे करके, दिखाई नहीं देता नेकेड आईज से। मेरे साथ रिपीट करो, प्रियंका, उस पौधे का नाम है वुल्फिया। बोलो। Wolfia. यस। ईस, तुम कुछ कहना चाहते थे। हर्ष इस समय शायद फर्श पर बैठे हुए हैं, इसलिए वो जवाब नहीं दे पाए। सर मैं यहीं था। भाई साहब, तो आपने अच्छा भूल गए थे या आपको याद नहीं था? माइक ऑन नहीं हो रहा था। इट्स ओके, इट्स ओके। क्या नहीं हो रहा था? माइक सर। अच्छा, रिकॉल नहीं हो रहा था, माइक ऑन नहीं हो रहा था। यह बहुत अच्छी बात है बेटे, कोई बात नहीं है। ध्रुव, आपने बोगनवेलिया शायद नाम ले दिया था, है ना? Yes, sir. कल मेरे घर पे आना, बोगनवेलिया दिखाऊंगा, समझे? अगर तूने उसको ऐसे कस के पकड़ लिया ना,
पता है तेरे मुंह में से कौन सी आवाज आएगी ध्रुव? बता दूं? जल्दी बोलो, बता दो। सर पता है सर तू टच क्या करके कहेगा? देखूंगा, टच करके देखूंगा। नहीं, ऐसे पकड़ेगा, आवाज निकलेगी, कांटा लगा। क्यों निकलेगी ऐसी सर आवाज? सर बोगनविलिया भी तो हिडन होता है पूरा। ओए पुत्रा, मैंने कहा इतना छोटा पौधा जिसे हम नग्न आंखों से ना देख सकें। जब तुम आओगे मंडे को मेरे पास घर पे, तब आप देखना बाहर गार्डन में मैं आपको बोगनविलिया दिखाऊंगा, सुंदर सा, और तुझे पकड़वा के भी दिखाऊंगा। ओके सर। मेरे बच्चों, ये आपके लिए इंट्रोडक्टरी क्लास प्लांट। आपने आर्टिफिशियल प्लांट का क्लासिफिकेशन जाना, आपने नेचुरल जाना, आपने फाइलोजेनेटिक जाना, आपने ये भी जाना कि दोनों कैरेक्टर को हम साथ नहीं ले सकते। इक्वल वेटेज इज नॉट अलाउड टू गिव द वेजिटेटिव एंड द सेक्सुअल कैरेक्टर एज वेल, नहीं दे सकते। आपने ये भी जाना कि फेनेरोगेम्स क्या होते हैं, आपने जाना क्रिप्टोगेम्स क्या होते हैं, आपने ये भी जाना कि एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट क्रिप्टोगेम है, इनके फ्लावर नहीं होते। आपने ये भी जाना कि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म फेनेरोगेम्स है। ठीक है, एरिस्टोटल की कहानी जानी, कीमोटैक्सोनॉमी जानी, फाइलोटैक्सोनॉमी जानी, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी जानी और साइटोटैक्सोनॉमी जानी। ये सारा इंट्रोडक्टरी था। आपको लास्ट में ये पता चल गया होगा कि मैं आपको जो ग्रुप पढ़ाने जा रहा हूं, ब्रायोफाइटा, पहले एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, 5 कैटेगरीज पढ़ाऊंगा। इन 5 कैटेगरीज के अंदर आपका प्लांट का मैटर क्लोज। So get ready for the same. I'm going to start the topic right now with plant kingdom. So you are ready to get the screen now.